नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे ऋषिकेश एम्स से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल ऋषिकेश एम्स का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। ऋषिकेश एम्स को अपना स्थायी डायरेक्टर मिल चुका है। तो ऋषिकेश एम्स को लंबे इंतजार के बाद एक स्थायी डायरेक्टर मिल चुका है। प्रोफेसर मीनू सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे पीजीआई चंडीगढ़ की पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी सेंटर और टेलीमेडिसिन विभाग में अध्यक्ष पद पर रहीं। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। प्रोफेसर मीनू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एमबीबीएस किया। इसके बाद पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय अमेरिका से पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी में फेलोशिप की। प्रोफेसर मीनू सिंह वर्तमान में पीजीआई चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी सेंटर और टेलीमेडिसिन विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं। बाल रोग अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर मीनू सिंह का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने खासकर टीबी, अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उनको टीबी के निदान के लिए किए गए काम के लिए कई बार केंद्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। प्रोफेसर मीनू सिंह ने टीबी की पहचान और संक्रमण के निदान और उपचार के प्रोटोकॉल, दवाओं की पहचान और वैक्सीनेशन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भी काम किया है। वे टीबी, अस्थमा, एलर्जी में बीसीजी टीकाकरण की भूमिका को लेकर आईसीएमआर की अगुवाई करते हुए लगातार काम भी कर रही हैं। मौजूदा वक्त में वे आईसीएमआर के संक्रमण, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरगिलोसिस से जुड़े शोध पर कार्य कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने डॉट्स पाठ्यक्रम पर भी काम किया है। बीते साल 13 सितंबर को एम्स ऋषिकेश के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर रविकांत के सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स रायबरेली के निदेशक प्रोफेसर अरविंद राजवंशी को एम्स के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। एम्स की प्रशासनिक और चिकित्सा व्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद से लगातार संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति की मांग उठ रही थी। आखिरकार एम्स को स्थायी निदेशक मिल चुका है। तो लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि आखिर स्थायी डायरेक्टर कब तक मिल पाएगा, क्योंकि सितंबर महीने में प्रोफेसर रविकांत सेवानिवृत्त हो गए थे, वे रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से अतिरिक्त कार्यभार प्रोफेसर अरविंद राजवंशी, जो कि एम्स रायबरेली के निदेशक हैं, उनके कंधों पर था और स्थायी डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। दरअसल स्थायी डायरेक्टर ना होने की वजह से संस्थान के काम करने के तरीकों पर फर्क पड़ता है। जो जरूरतें संस्थान की होती हैं, उन जरूरतों के पूरा होने में भी समय लगता है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब अब प्रोफेसर मीनू के रूप में एम्स ऋषिकेश को नई डायरेक्टर मिल गई हैं, तो अब ऐसे में जो कुछ भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब खत्म होंगी और जो कुछ भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निर्वहन करती हुई नजर आएंगी। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। दरअसल पलायन की समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि यहां रोजगार के उतने अवसर युवाओं को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा तमाम कोशिशें सरकार की ओर से की जाती हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि उत्तराखंड के युवा बाहर ना जाएं, उन्हें उत्तराखंड में ही रोजगार के अवसर पैदा करके दिए जाएं। लिहाजा सरकार इस दिशा में काम करती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल हरिद्वार के निजी होटल में भारत फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। सुबोध उनियाल ने इंडस्ट्री और तकनीकी शिक्षा को लेकर सभी से सहयोग मांगा और उत्तराखंड सरकार की इंडस्ट्री और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विचार भी साझा किए। इस दौरान सुबोध उनियाल और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रतिभाग कर राज्य में रोजगार को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे काम के बारे में जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भारत फाउंडेशन के संस्थापक विकास सिंह ने सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा का धन्यवाद अदा किया। तो अब उत्तराखंड में किस तरह से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है, इसके अलावा ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, इस दिशा में सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। और इसकी जानकारी सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा कार्यक्रम में देते हुए भी नजर आए हैं।
पार्टनर्स का जिन्होंने चार कॉन्क्लेव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, और धन्यवाद इसलिए भी दूंगा क्योंकि आज उन्होंने उत्तराखंड सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पे इनवाइट किया। हम सबकी एक ही कोशिश है कि ये सरकार की और हमारे इंडस्ट्री की हम लोग मिल के काम कर सकें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें कि हम लोग उत्तराखंड के यूथ को जॉब्स क्रिएट कर सकें, उत्तराखंड के यूथ को यहाँ पर जॉब्स दिला सकें। तो उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पलायन, उनको टारगेट कर सकें, उनको रिजॉल्व कर सकें। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडस्ट्री के सभी HR हेड्स का जो आज यहाँ पर आए हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा है, हमारे बीच में इंटरेक्शन हुआ है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस यहाँ से हमको मिले हैं, और कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग अपने पॉलिसीज़ में इम्बाइब कर सकें और मिल के काम कर सकें और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दें। उत्तराखंड में जो जंगली जानवर हैं उनका शहरों की ओर रुख करना अब बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो जंगली पशु होते हैं वो पानी और दूसरे खाने के सामान को लेकर के शहरों की ओर रुख करने लगते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जहां एक भालू सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जंगली जानवर अब शहरों का रुख करने लगे हैं, क्योंकि केवल शहरों में ही नहीं बल्कि जंगल में भी तापमान बढ़ा है, जिसकी वजह से पानी के स्रोत सूख जाते हैं और फिर जंगली जानवरों के सामने पानी की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में पानी की तलाश करते हुए ये जंगली जानवर शहरों की ओर रुख करने पड़ते हैं। ऐसा ही एक वीडियो खटीमा से सामने आया है जहां एक भालू को सड़क किनारे स्पॉट किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान किसी ने इस भालू की तस्वीर कैमरे में कैद कर ली है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो प्रदेश में आए दिन बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान हैं तो वहीं जंगलों में जानवर भी काफी परेशान हैं। खटीमा में सुरई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे पूरनपुर रोड पर आजकल जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते हाईवे के किनारे भालू, लेपर्ड समेत कई जंगली जानवर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। वहीं सुरई वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि पिछले कुछ समय में क्षेत्र में काफी गर्मी बढ़ी है, साथ ही बरसात न होने की वजह से जंगलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जंगली जानवर पूरनपुर रोड क्रॉस कर शारदा नहर में पानी पीने और नहाने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरनपुर रोड पर जंगली जानवरों का आवागमन काफी बढ़ गया है। जंगल में भी इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है, तो जानवर इस समय गर्मी से बड़े परेशान हैं, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। मानसून शुरू सत्र आज भी गया है, तो जानवर बार बार पानी की ओर जा रहा है। अब चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है पूरनपुर रोड, वहाँ पर बराबर में नहर निकल रही है, तो जानवर उस क्षेत्र में नहर में नहाने के लिए प्लस पानी के लिए, क्योंकि जानवर पानी में इस समय रहना एक बार जाना पसंद कर रहा है, इसी कारण से जानवर बार बार पूरनपुर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले यात्रियों को हम जागरूक कर रहे हैं कि कोई किसी अनहोनी कोई दुर्घटना ना होने पावे और जो वाहनों को वो नियंत्रित गति से चलावें। तो इसके लिए हमारा स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद है। बुलेटिन में अब बात देहरादून की भी कर लेते हैं। दरअसल अब न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन करना महंगा पड़ सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश दिया था, जिसके बाद अब सरकार और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपने न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन किया तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बाकायदा अगर आपको प्रदर्शन करना है तो उसके लिए जगह पहले से सुनिश्चित की गई है। अगर आपको सरकार का या फिर सरकार की किसी योजना का विरोध जताना है तो फिर आप उस जगह पर जाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजभवन, मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन अधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर ही कर सकते हैं। देहरादून के दमनदीप सिंह बेदी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बताया था कि आए दिन कई राजनीतिक दलों, कर्मचारी संगठनों की ओर से
न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाता है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाई जाती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेदी ने कोर्ट को बताया कि न्यू कैंट रोड पर बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, कई बैंक, पासपोर्ट कार्यालय और हजारों की संख्या में दुकानें हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री राजभवन आवास कूच करने को लेकर प्रशासन की ओर से लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद डीएम ने यह कार्रवाई की। डीएम का कहना है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नियम के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो लोगों को परेशानी हो रही थी, अक्सर जाम का सामना करना पड़ता था। पुलिस जब बैरिकेडिंग करती थी तो फिर जो रूट है वो डाइवर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी। और इसी परेशानी को देखते हुए बाकायदा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया था और साफ तौर पर आदेश दिए थे कि न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन बंद कर दिया जाए। अगर प्रदर्शन किया जाता है तो इस पर कार्रवाई की जाए। लिहाजा अब डीएम सख्त नजर आ रहे हैं, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्रदर्शन न्यू कैंट रोड पर देखने को मिलता था, अब आने वाले दिनों में, आगे के दिनों में वो प्रदर्शन न्यू कैंट रोड पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर किसी योजना का सरकार के किसी योजना के अलावा सरकार के किसी काम को लेकर के अगर आपको विरोध जताना है तो फिर वो अधोई वाला में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर धरना प्रदर्शन की अनुमति है, इजाजत भी आपको वहां पर धरना प्रदर्शन की मिलेगी। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या उनके प्रदर्शन करने के तरीकों के साथ साथ जगह में बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। और अब प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर प्रदर्शनकारियों के हौसले इसी तरह से बुलंद होते रहेंगे। बुलेटिन में अब बात सिंगल यूज प्लास्टिक की भी कर लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 जुलाई से बाकायदा इसको लेकर के कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब हर जिलों में, शहरों में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। वहीं नगर निगम ऋषिकेश की मेयर के मुताबिक सरकार ने इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिस पर तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में निगम प्रशासन ने अमल शुरू कर दिया है। नगर निगम ऋषिकेश की मेयर प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि फिलहाल 30 जून तक निगम के कर्मचारियों की ओर से विभिन्न सामाजिक और अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर के लोगों और व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। 1 जुलाई से नोटिफिकेशन के तहत छापेमारी अभियान शुरू कर पकड़ में आने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर दुकानों में मिलता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर व्यापार महासंघ के महामंत्री प्रतीक कालिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जो पहल की है उसका हम स्वागत करते हैं। पहले से जानकारी दी गई है और अब हम भी अपने माध्यम से दुकानदारों से ये अपील करते हैं कि अगर आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको या तो आप वापस कर दीजिए या फिर उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर 30 तारीख के बाद आपकी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो फिर व्यापार महासंघ भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दरअसल प्लास्टिक पर बैन लगना बेहद जरूरी है और अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो प्रकृति के लिए यह बेहद ही खतरनाक है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण आपने अक्सर देखा होगा कि समंदर के किनारे किस तरह से प्लास्टिक की भरमार देखने को मिलती है। और अब प्रकृति के लिए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और दुनिया दूसरी तरह के खतरों का सामना भी कर रही है, आप खुद देख रहे होंगे कि मौसम में बदलाव किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसे में
प्लास्टिक पर बैन लगना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। 1 तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक अगर किसी दुकान में मिलता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। पॉलिथीन बैन पे पहले भी व्यापार मंडल ने पूरा सहयोग किया है। व्यापार मंडल हमेशा ये कहता है कि आप समय दीजिए हमारे को। आप अचानक से आगे कि 30 तारीख को नगर निगम चाहते हो और आगे बताए कि कल से बैन है, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस बार नगर निगम ने भी इस चीज़ को समझा और हमारी 1 महीने पहले लगभग मीटिंग हुई थी नगर निगम के साथ, जिसमें UNDP के जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो लोग भी मौजूद थे। लगभग 2 घंटे लंबी मीटिंग चली। उसमें हम लोगों ने समझा उनसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स फर्स्ट फेज में बैन है, उनका ऑल्टरनेट क्या है, उनको बैन करने का कारण क्या है। जो कुछ चीज़ से हम सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद हमने हमारे साथ जो हमारे छोटे छोटे जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें चाहे छोटी सब्जी मंडी के व्यापारी हों, चाहे हमारे प्लास्टिक के थोक विक्रेता हो, उन सबको हमारे द्वारा बताया गया कि 30 तारीख तक का समय है। अगर आपके पास 75 माइक्रोन से नीचे का कोई स्टॉक पड़ा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आपको कंपनी को वापस करना है तो आप कंपनी को वापस कर दीजिए। वो वापस करने के बाद 30 तारीख के बाद यदि आपके पास किसी प्रकार की छापेमारी होती है 1 तारीख को, या आपके पास स्टॉक पाया जाता है, उसे व्यापार मंडल आपका सहयोग नहीं करता। 1 जुलाई से भारत सरकार की पूरी गाइडलाइन है कि 1 तारीख से जुलाई से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। उसके बावजूद भी यदि कोई नहीं मानेगा तो उसके जो दंडात्मक कार्रवाई है एक्ट के अनुरूप, जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उन पे की जाएगी। ये मैंने आपको बताया ना कि ये पूरे एक निकायों के लिए ही नहीं है, ये पूरी भारत सरकार की गाइड। राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे कि सरकार हमारा काम करवा दीजिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो कोई भी लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री आवास तक आने का कष्ट ना उठाना पड़े। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा जाए और उन पर हुई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक ना आना पड़े, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ सभी की समस्याओं के समाधान को लेकर संकल्पबद्ध है। वहीं बात चमोली की करें तो चमोली में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी चारधाम यात्रियों को हो रही है। दरअसल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से यातायात ठप हो गया, जिसकी वजह से लंबा जाम यहां पर लग गया था। चारधाम यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही चौड़ा के पास इस पर मलबा आ गया, जिसके चलते आवाजाही के लिए रास्ता बंद हो गया। चमोली के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और दोनों ओर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा किया गया है। सड़क से मलबा हटाने के लिए NH को सूचित कर लिया गया है। साथ ही सड़क पर मलबा आने के बाद चारधाम यात्रा पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय राहगीर भी सड़क खुलने का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। अक्सर जब भी बारिश का मौसम होता है या फिर गर्मी के मौसम में भी अगर बरसात होती है तो किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, इन तस्वीरों के जरिए आप उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। किस तरह से सड़कों की स्थिति आप देखिए। दरअसल चारधाम यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के भी सरकार के द्वारा
काम लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों का कटान करने के बाद सड़कें यहां पर बनाई जाती हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बारिश हुई जिसके बाद सड़क पर मलबा आ गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। ये उत्तराखंड की स्थिति को दर्शाती हुई तस्वीर है और ये तस्वीरें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। अब इसको लेकर के वैकल्पिक रास्ते किस तरह से अपनाए जा सकते हैं, इस पर काम करना बेहद जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस तरह की दिक्कतों से पार पाने के लिए अब आगे किस तरह की योजनाओं को लेकर के सामने आती है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं सामने आती हैं, तो ऐसे में जानमाल के नुकसान का भी खतरा लगातार बना रहता है। हम हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन बारिश वगैरह पड़ रही है। अब कल से रात को हम पहले रुके थे नगर आसू में, तो वहाँ से बारिश पड़ रही रात को, तो यहाँ पर रास्ते में अब पत्थर वगैरह गिर चुके हैं। कह रहे हैं कि सुबह के 5-6 बजे गिरे हुए हैं पत्थर यहाँ पर, तो उनका काम देखते हैं भी कितना टाइम लगेगा उनको खोलने में वगैरह में। वो JCB वगैरह लगी हुई है, पूरा जाम लगा है, काफ़ी लंबा, काफ़ी मतलब ट्रैफिक वगैरह हुआ है, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। ये बिरही में, यहाँ बिरही चाड़ा पे 2 जगह स्लैब आया है, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर हैं और दोनों जगह मशीनें काम कर रही हैं। अभी ब्रेकर भी भिजवा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बोल्डर है तो तोड़ना पड़ेगा उनको, शायद तो थोड़ा अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा रोड खुलने। हाँ, यात्री हमने बिरही में रुकवा दिए हैं, नीचे भी रुकवा दिए हैं, उधर पीपलकोटी रुकवा दिए हैं कि जब रोड खुल जाए तभी आप आगे बढ़ें। और जहाँ जो मायापुर है, जहाँ हमारे होटल्स हैं, ताकि यात्री को असुविधा ना हो, इसलिए उनको वहाँ पर रुकवा। हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान 30 वाहनों की नीलामी की गई। कुल 3,35,000 में नीलामी इन वाहनों की गई है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। इस दौरान ASP हरिद्वार और ARTO हरिद्वार के निर्देशन में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, जिस पर अधिकतम बोली का 18% GST भी ठेकेदार द्वारा ही देय होगा। वहीं बहादुराबाद पुलिस द्वारा लावारिस 30 वाहनों की नीलामी 3,35,000 रुपये में ठेकेदार मिन्नू के द्वारा की गई। नीलामी में 130 ठेकेदारों ने भाग लिया है। नीलामी के दौरान ASP हरिद्वार रेखा यादव, ARTO हरिद्वार और थानाध्यक्ष नितेश शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान नितेश शर्मा थानाध्यक्ष ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई, किसी प्रकार का दबाव किसी ठेकेदार के ऊपर नहीं बनाया गया और नियम के मुताबिक ही नीलामी की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई है। नालों के निस्तारण के संबंध में अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर। इसी संदर्भ में आज बहादुराबाद थाने में नीलामी का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 30 वाहन थे, जिसमें से 60/72 एक्साइज एक्ट के और 2 हमारे लावारिस वाहन थे। तो कुल वाहनों की कीमत नीलामी में जो बोली लगाई गई वो 335 पर फाइनल हुई है। बोली जो 335 पर क्लोज हुई है। अच्छा, और 2 पहिए और टोटल 25 दोपहिया वाहन थे और 5 चौपहिया वाहन थे। श्रीनगर से जो खबर सामने आई है वो मौजूदा समाज की बड़ी परेशानियों में से एक बनती जा रही है। दरअसल एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुल से ये युवती कूद गई और उसने जब सुसाइड नोट छोड़ा तो उसमें उसने ये लिखा कि वो अवसाद से ग्रसित थी और अपनी खुद की खुशी के लिए वो खुदकुशी कर रही है। डिप्रेशन आज के समाज की बड़ी परेशानियों में से एक बनता जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। श्रीनगर के नैथाना पुल से कूदकर एक 25 साल की युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती ने छलांग लगाने से पहले सुसाइड नोट पुल पर ही छोड़ दिया था, जिसमें उसने अवसाद में होने की बात लिखी है। साथ ही अपने माता पिता द्वारा खुद के लिए जो उन्होंने उसके पालन पोषण के लिए जो भी काम किए उसके लिए धन्यवाद अदा किया। साथ ही लिखा कि जो कदम वो उठा रही है उसके लिए वो अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है।
जानकारी के मुताबिक 25 साल की युवती खिरसू ब्लॉक की रहने वाली है। शनिवार सुबह युवती ने दांत के डॉक्टर के पास जाने की बात कही और वो श्रीनगर पहुंची। यहां पहुंचकर युवती ने अलकेश्वर घाट के पास नैथाना पुल से नदी में छलांग मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है, लेकिन युवती का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम द्वारा अलकनंदा नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मौके से बरामद हुए सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि वो खुद से खुश नहीं है, इसलिए खुद की खुशी के लिए उसने खुदकुशी कर ली है। साथ ही उसने सुसाइड नोट में अपने माता पिता से खुद के द्वारा उठाए गए कदम के लिए माफी भी मांगी है और भाई बहनों का ख्याल रखने की बात कही। पत्र में लिखा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए खुदकुशी करना चाहती हूं। जीते जी मैं बहुत रोई हूं, मरने के बाद खुश रहूंगी। श्रीनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान ने बताया कि युवती ने दांत के डॉक्टर को दिखाने की बात कही थी और ये कहकर वो घर से निकली थी, जिसने नदी में कूदकर पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से डिप्रेशन की परेशानी बढ़ती जा रही है, ये केवल भारत की ही परेशानी नहीं है बल्कि दुनिया की बड़ी परेशानी बनकर उभर रही है। खासतौर पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पर और भी ज्यादा ये समस्या गंभीर होती हुई नजर आ रही है। लोग आखिर डरते किस बात को लेकर हैं, क्योंकि अगर डिप्रेशन है तो फिर उसका इलाज भी संभव है। जरूरी है समय पर इलाज करवाना, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर आपके आसपास में भी कोई इस तरह के लोग रहते हैं, जिन्हें अवसाद से ग्रसित जो लोग हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा उठाए गए ये छोटे छोटे कदम कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी को जरूर बचा सकते हैं। रुड़की में इंसानियत शर्मसार हुई है। दरअसल एक मां और बेटी के गैंगरेप का मामला सामने आया है। देवभूमि उत्तराखंड से आ रही इस खबर ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। अब नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिक गई हैं कि आखिर पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया। एसपी देहात हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसकी 6 साल की बेटी के साथ और उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की सिविल अस्पताल में बच्ची और उसकी मां का इलाज चल रहा है। बच्ची की हालत अभी स्थिर है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 4 टीमें बना दी हैं। आरोपी अज्ञात हैं और उन तक पहुंचने के लिए गठित की गई 4 टीमें कोशिश कर रही हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। अभी पुलिस के द्वारा हमें ये बताया गया, देर रात्रि वो 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी, तो रात में माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने भी 1 घंटे पहले उसकी पूरे मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। उसको लगता तो है, बाकी 24 घंटे तो अभी देख ही रहे हैं उसको। हमारे यहाँ भर्ती है वो और डॉक्टर्स की सघन निगरानी में हैं और डॉक्टर्स को सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि पूरा उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। लाइन कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक वादिया द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसकी बिटिया के साथ और उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग इसमें वेयरअबाउट्स हैं, सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा रहे हैं। ये लड़की कलियर, ये महिला जो है कलियर से चली थी, तो जिस व्यक्ति के साथ ये वहाँ से चली थी, जिस व्यक्ति के साथ ये इसने आगे जाना बताया है, कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी ही इसका पटाक्षेप करेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी तो हम लोग अभी जो महिला है उसके बयानों के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नाम अभियुक्तों के नाम है वो अभी अज्ञात में ही रखे गए हैं
तो उन तक पहुंचने के लिए जो हमारी टीमें हैं वो सर्कल अफसर जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं। पर्यटन सीजन चल रहा है और पर्यटन सीजन में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम में वैसे भी पर्यटकों की संख्या उत्तराखंड में लगातार बढ़ जाती है। पर्यटन सीजन में पहाड़ की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये बनकर सामने आ रही है कि शहरों में जाम की स्थिति पैदा होती हुई भी नजर आ रही है। तो गर्मी का मौसम आते ही लाखों के संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। वहीं इस बार गर्मी के सीजन के आखिरी वीकेंड पर हरिद्वार में यात्रियों की बड़ी संख्या नजर आई। हाईवे से लेकर शहर की सड़कों पर जाम रहा। हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों और मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार के अधिकतर जगहों पर ठहरने के लिए कमरे ही नहीं मिले। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु गंगा घाटों पर ही रात गुजारते नजर आए। यात्रियों की भीड़ उमड़ने से शहर के अंदरूनी मार्गों पर जाम लगा और बाजारों में भी काफी चहल पहल देखने को मिली। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जाम की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जाम की दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जब पर्यटकों से, यात्रियों से जाम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जाम की दिक्कत जरूर है, लेकिन हरिद्वार आ गए, माँ गंगा में स्नान कर लिया तो फिर इस तरह का जाम झेलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि माँ गंगा का स्नान करने के बाद उन्हें आत्म शांति की अनुभूति होती है। हरिद्वार में आए हैं जी दिल्ली से, और जाम बहुत मिला है रास्ते में, पर यह है कि अच्छी तरीके से यहाँ नहाना बहुत अच्छा लगा महसूस। और 5 जाम तो हर जगह मिला है, पर ये ठीक है कुल मिला के। ये बात सही है कि वीकेंड पे यात्री ज़्यादा आते हैं, लेकिन जहाँ तक जाम की बात है, यहाँ पे ऐसा जाम की वजह नहीं है। यहाँ ट्रैफिक लगातार चल रहा है। यहाँ आपका वीआईपी घाट से पहले जो ऊंचा पुल है सीसीआर के सामने, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। पीछे से 6 लेन में गाड़ी आती है और वहाँ से 2 लेन आ जाती है। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि जाम की स्थिति है। जाम नहीं है, ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है इसकी। ट्रैफिक में सभी चौराहों पे पुलिस को लगाया गया है। जब भी हम देख रहे हैं कि अगर कहीं से नजेबाज से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसे डाइवर्जन करते रहे हैं, उसे आगे से बैरागी कैंप से यू टर्न नहीं करा दे रहे हैं। और बाकी जनरल नॉर्मल ट्रैफिक सही चल रहा है। कभी कभी अचानक ट्रैफिक तेज आता है तो उस समय थोड़ी सी ट्रैफिक थोड़ा रुक के चलता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।